नसीरुद्दीन, जो पिछले 10 वर्षों से बगदाद, बख्शीसराय, इस्तांबुल, दमिश्क, तेहरान, अखमीज और तबरेज की खाक छानता हुआ अपने पालतू गधे और व्यापारियों के समूह के साथ वापस बुखारा की सीमा में प्रवेश कर चुका है। मगर ये क्या, शायद शाम हो जाने के कारण सैनिकों ने बुखारा शहर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया है। अब इन लोगों को सवेरा होने तक यहीं शहर से बाहर रात बितानी पड़ेगी। सब लोग तो खा पीकर अपने अपने बिस्तरों पर पांव पसार कर आराम से लेटे बातें कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हें तो भूखे पेट ही रात गुजारनी होगी। तुम्हारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं कि खाना खरीद कर खा लो और सुबह को नगर में प्रवेश के लिए चुंगी भी अदा कर दो। तुम से एक ही काम हो सकता है, कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है, भूखे ही काट दो। जब तक नींद नहीं आती इन व्यापारियों की बातें ही सुन लो। मैंने सुना है बुखारा शहर अब बहुत बदल चुका है। हाँ, मुझे इस्तांबुल में यहाँ के एक व्यापारी ने बताया था कि शहर के पुराने अमीर को हटाकर जो नया अमीर गद्दी पे बैठा है ना, वो बहुत ही लालची और बेरहम है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे ऐशो आराम से फुर्सत नहीं है, हुकूमत का सारा काम उसके अधिकारी ही करते हैं। अरे इसीलिए तो बुखारा के लोग तंगहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, गले गले कर्ज में डूबे हुए हैं। लालची महाजन उनसे ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। बुखारा में बस वहां का अमीर और उसके चापलूस ही ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आम आदमी का हाल तो बहुत ही बुरा है। इसका मतलब है कि वो अमीर जिसने मुझे बुखारा से इस आरोप में निकलवाया था कि मैं जनता को उसके खिलाफ भड़काता हूं, अभी तक जिंदा है। बुखारा का प्रवेश द्वार खुल चुका है, लोग कतार लगाए खड़े हैं। मुझे भी इसमें लग जाना चाहिए। कतार में रहेंगे सब लोग, एक के पीछे एक के पीछे एक। सीधा कतार में आओ, एक के पीछे। कतार में सैनिक हर अंदर जाने वाले से शुल्क वसूल करने के साथ ही उसके सामान की तलाशी भी ले रहे हैं। तुम तो एक ही जगह जमकर खड़ा हो गए। भाई, मुझसे आगे वाला चले तो मैं आगे बढ़ूं। अपने इस गधे को परे रखो, जानवर है, क्या पता कब दुलत्ती मार दे। अरे जनाब, जानवर आज के इंसान से बेहतर होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं, मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, तो क्या तुम्हारे इस गधे से पूछूंगा? जनाब, मैं ईरान से आया हूँ। अच्छा। यहाँ बुखारा में अपने रिश्तेदारों से मिलना है। अच्छा, उनसे मिलने के लिए तुम्हें कर देना होगा। लेकिन जनाब, मुझे उनसे मिलना नहीं है, मुझे उनसे एक जरूरी काम है। यानी तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के अलावा कुछ आवश्यक काम भी निपटाने हैं। इधर आओ, इधर आओ। देखो, तुम्हें फिर 2 गुनी चुंगी अदा करनी पड़ेगी। है? हाँ, तुम्हें मस्जिद के लिए चंदा भी देना पड़ेगा। चंदा? हाँ। मगर मेरे पास बस यही सिक्के हैं। अरे इनसे काम नहीं चलेगा। अपनी जेब की तलाशी दो। जेब की? ये कसम भी आप पूरी कर लीजिए। इधर घूमो।
सारे नंगे भूखे बुखारा का ही रुख किए हुए हैं। चलो यहाँ से जाओ। शुक्रिया दरोगा साहब, जाओ, जाओ। शुक्रिया। अरे 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 रुको 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 रुको। जी अब क्या हो गया जनाब? देखो, इस गधे का प्रवेश शुल्क कौन देगा? जनाब, क्या इस बेजुबान को भी शुल्क देना होगा? हाँ, क्यों नहीं देना होगा? अरे ये भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। जनाब दरोगा साहब, पूरा बुखारा ही इसके रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। क्या मतलब? और क्या, वरना बुद्धू होने के बावजूद भी तुम्हारा अमीर तख्त पर बैठकर कभी ऐश न कर सकता था। और ये बात भी सच्ची है कि मेरे गधे के रिश्तेदार यहाँ ना होते तो शायद आप लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके होते। चलो गधे मियां, बाहर लो जल्दी से, हम दोनों। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, पीछा करो इसका। कहाँ जाता है? अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। इसी गली में तो था मेरा पुश्तैनी घर, जहां अब्बू अम्मा और परिवार के साथ मेरा बचपन गुजरा। 10 साल पहले तक जब मैंने बुखारा छोड़ा था, सब मिलजुल कर उसी घर में रहते थे। इतनी देर से मैं इस गली में घूम रहा हूं, मगर अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम। चाचा जान, क्या आप इसी गली में रहते हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ का सबसे कदीमी बाशिंदा हूँ। कौन है जो मुझे नहीं जानता या मैं उसको ना जानता हूँ? तो चाचा जान, आपको पत्थरों और ईंटों से बना वो मकान तो याद होगा ना, जिसमें एक बागीचा था और जिसके बीचों बीच एक फव्वारा भी था, और वो मकान पूरी गली में सबसे ज्यादा जगमगाता रहता था। हाँ, याद है? याद है बेटा, अच्छी तरह से याद है, मगर अब वो घर खंडर हो चुका है। अच्छा, अब तो उसमें सांपों, चमगादड़ों और उल्लुओं की हुकूमत है। वो जो सामने खंडर देख रहे हो ना, वो वही है। मगर बेटा, तुम कौन हो? तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? चाचा जान, मैं एक पर्यटक हूँ और काफी लंबे समय के बाद यहाँ आया हूँ। शायद इसीलिए मुझे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। हाँ बेटा, ये खंडर मुल्ला नसीरुद्दीन का मकान था। कभी मुल्ला के अब्बू और चचा अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। अपने विरुद्ध लोगों को भड़काने के आरोप में बुखारा के अमीर ने मुल्ला को शहर से निकाल दिया था। लेकिन कुछ साल पहले मैंने ये अफवाह सुनी थी कि मुल्ला दोबारा बुखारा लौट आया है और यहाँ गुप्त रूप से रह रहा है। ये अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुँच गई। क्या कहा? मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में है? हाँ का, इस हकीर को यही खबर मिली है। तो अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तुम्हारे आदमी एक बागी को न पकड़ सके? आका, वो बहुत ही चालाक है और अपना हुलिया बदल कर यहीं कहीं रह रहा है। ये बताओ, उसका परिवार कहाँ रहता है? खजूर वाली गली में उसका पुश्तैनी मकान, जहाँ उसके माँ बाप और चाचा का परिवार रहता है। फिर तो मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ना क्या मुश्किल है। सुनो, उसके परिवार को गिरफ्तार करके उन्हें कठोर यातनाएं दो। ऐसी यातनाएं दो कि उनकी चीखों की गूंज से मुल्ला के कान फटने लगे और वो बागी अपने परिवार की खातिर खुद को हमारे हवाले कर दे। जो हुक्म आका। ठीक है, जाओ। कोरी अफवाह
और मुल्ला नसीरुद्दीन के भय से उसके परिवार वालों को कठोर यातनाएं दी गईं, जिन्हें मुल्ला के अब्बू सहन न कर सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। बेशक सबको एक दिन जाना है। उसके परिवार के लोग बुखारा को छोड़कर कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। अमीर के जासूस हर जगह और हर समय मुल्ला की टोह में लगे रहते हैं। चचा जान, हाँ। क्या आप नहीं समझते कि उन्हें ये सजा बिना सबूत के दी गई? बेशक बेशक, लेकिन ये कौन जानता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन इस शहर में है भी या नहीं। ये बात तो अभी तक राज में है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चचा जान, खुदा हाफिज। सुनी गधे मियाँ, मेरे परिवार की दुर्दशा की दास्तान सुनी। दोस्त, एक तुम ही तो हो जो हर कदम पर मेरा साथ देते हो, बुरे दिनों में भी और अच्छे दिनों में भी। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हर आदमी तुम्हारी तरह ईमानदार और काबिल भरोसा हो जाए। मैं कसम खाता हूं दोस्त कि मैं अपने परिवार पर हुए जुल्मों का बदला जरूर लूंगा। दोस्त, वो सामने जो झील नजर आ रही है उसे तुम भी तो पहचानते होगे। ये वही झील है जिससे मेरा नाता बचपन का है। आओ कुछ देर के लिए इसके किनारे सुस्ता लें। इतने तुम किनारे पर उगी घास से अपना पेट भर लेना। वहाँ खाने पीने की दुकानें हैं और लोग मजे से खा पी रहे हैं। मगर अपनी जेब में तो एक सिक्का भी नहीं बचा जो एक प्याली चाय ही खरीद कर पी सकूं। सिक्के तो आज सुबह उस चुंगी अधिकारी ने झपट लिए। अरे, ये तो वही चुंगी अधिकारी है। अल्लाह का करम हुआ कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मगर वो अपना घोड़ा यहाँ छोड़कर दुकान के अंदर क्या करने गया है? जरा अंदर झांक कर देखना चाहिए। वाह, साहब तो आते ही नींद की गोद में पहुंच गए। क्यों नहीं, ये नरम गद्दे इन जैसे हराम खोरों के लिए ही बने हैं। चलो अपने दोस्त के पास। अब तक तो खूब पेट भरकर घास खा चुके होंगे जनाबे आली। अल्लाह, मेरी भी भूख मिटाने का इंतजाम कर दे। मैं कहाँ घास खाऊंगा। अरे भाई सुनो जरा। जी कहिए। ये पेड़ के नीचे बंधा तुम्हारा ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इसकी क्या कीमत लोगे? जिस घोड़े को ये मालदार आदमी खरीदना चाहता है वो तो उस चुंगी अधिकारी का है जो दुकान के अंदर सो रहा है। नहीं जनाब, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है। देखो, तुम मुझे बहुत थके हुए और भूखे प्यासे लग रहे हो, और फिर तुम्हारे कपड़े भी ऐसे नहीं हैं कि तुम इस शानदार घोड़े पर सवारी करते हुए अच्छे लगो। मेरा ख्याल है कि तुम जरूर माली तौर पर परेशान हो। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम ये घोड़ा मुझे बेच दो तो तुम्हें काफी फायदा हो जाएगा। अब शायद आप ठीक कह रहे हैं जनाब। ये घोड़ा आप जैसे मालदार शख्स के पास ही अच्छा लगेगा। तो फिर ये लो, ये थैली संभालो।
ये तुम्हारे घोड़े की कीमत है। 300 चांदी के सिक्के। ऐश करो। ये घोड़ा आपका हुआ। खुदा हाफिज। चलो मुल्ला नसीरुद्दीन। अल्लाह ने गैब से तुम्हारी मदद कर दी है। अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आओ दोस्त, चलते हैं। रुक जाओ। क्या है? मुझे क्यों रोकता है? मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। क्यों? तुमने मेरे मालिक के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी। जो घोड़ा थोड़ी देर पहले तुमने बेचा है वो किसका है, यही बताने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम किस घोड़े की बात कर रहे हो? हा? मैंने तो कोई घोड़ा नहीं बेचा। भाई, जब तुम्हारे रहम दिल और रईस सेठ ने मुझे चांदी के सिक्कों की थैली दी थी, उस वक्त तो मैं चाय की दुकान के बाहर यूं ही खड़ा था। तुम्हारे मालिक ने मुझसे घोड़े की लगाम पकड़वाने को कहा, मैंने पकड़ा दी। मैंने कब कहा कि वो घोड़ा मेरा है? हाँ? भाई, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दानी मालिक का दिया हुआ तोहफा कबूल किया है। वो वैसे भी मुझ जैसे जरूरतमंद आदमी की मदद करके भला आदमी बनना चाहते थे। अगर तुम धार्मिक दृष्टिकोण से देखो तो मेरे इस कार्य से तुम्हारे मालिक को पुण्य ही प्राप्त हुआ है, और जो दूसरों का भला करता है उसका खुद ही भला हो जाता है। वो बहुत ही भले इंसान है, मैं भी उनके लिए दुआएं करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक की तरफ से मस्जिद में दान करने के लिए 250 चांदी के सिक्के रख लेता हूँ। अब ये बाकी के 50 सिक्के तुम ले लो। इन्हें तुम अपनी तरफ से मालिक के भले के लिए गरीबों में बांट देना। ये लो 150 चांदी के सिक्के तुम लो। अब मैं ऐसा जाहिर करूंगा जैसे तुम मुझे मिले ही नहीं। वैसे भी आज हम दोनों ने एक अच्छा काम करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल ठीक। अगर एक वफादार नौकर की तरह तुम हमेशा अपना कर्तव्य निभाते रहे तो देखना एक दिन तुम मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह ही बन जाओगे।